ज्योग्राफी अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है। वह सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंट व पत्थरों से नहीं बनी। इन्हें बागान में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है बनाने में। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूप्रपटि पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों के बने होते हैं। रेलवे लाइन, सड़क, पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने होते हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज खनिज से निर्माण और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चलित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज दंत मंजन के एक उज्ज्वल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर जो लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाजेट नाम की खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन तो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथपेस्ट व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टान के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात में अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक चट्टानों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधन के वितरण व खनिजों के से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इसकी आयु व खनिजों के भौतिक रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक होते हैं। धात्विक में जैसे होते हैं लौह धातु से बने हुए जिसमें लोहे का अंश हो,
जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अलॉयस जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। अधात्विक में देखिए अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज के अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व भी होता है। जब अयस्क में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में होता है, खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण की संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधाएं इसके मूल को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनन प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अवस्था गैसीय अवस्था के दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इस तरह सिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टान अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानें में दूसरी श्रेणी की चट्टानें जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण में एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों की घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनियम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सतर्कता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैंगनीज तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रगहित ड्राइव्ड होते हैं। महासागरीय तली भी मैंगनीज ग्रंथिकाओं या नूडल्स में धनी है। एक रोचक तथ्य, रैट होल खनन। रैट होल खनन क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों के पास है। मेघालय में कोयला और लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई या चोरापुंजी में कोयले के खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा सोचिए और बताएं, एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन एवं शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप में पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम में के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विहीनताएं खनिज की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय रिजर्व की आर्थिक
जीवता वायबिलिटी को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्प में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद खनिज निक्षेप अथवा भंडार खाद्यान्न में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादक मूल्य के 3/4 भाग में का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क आयरन ओर्स। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहंश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहा पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसमें लोहा 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों में हुआ था। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुंदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी घोड़े की मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल की डील हम्प से मिलती जुलती, जिसके कारण इसका नाम पड़ा। लौह अयस्क की खदानें। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ। ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड में सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि की हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें इस गुणवत्ता के लौह को 14 जवाब मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने के आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन के जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़ी निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम सलड़ी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लौह उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता दोहन किया जाता है। मरमगांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण और प्रयोग में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में 27% हो रहा है, नहीं उससे भी ज़्यादा मध्य प्रदेश में 33%, उड़ीसा में 16% मैग्नीज के, कर्नाटक में 12%, आंध्र प्रदेश में 10 और 2% अन्य, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन हो रहा है 2018-19 के अनुसार। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा 16%। 2001 के देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण खनिज। अभ्रक नेल्लौर में पाया जाता है। हजारीबाग, गया, अजमेर, बेबर में अभ्रक पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट का आता है कोरापुट, मैकाल, अमरकंटक, कटनी,
बिलासपुर, इस सब में बॉक्साइट पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है शिवमोंग, गोवा और भी जगह। लौह अयस्क क्षेत्र, ये सब लौह अयस्क क्षेत्र है। लौह अयस्क के खाने हैं तुमकुरू, चिकमंगलुरु, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बल्लारी, बेलाडीला, चंद्रपुर, दुर्ग, केंदुझर, मयूरभंज, गोवा। महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण। अलौह खनिज, भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। मैलेबल यानी धातुवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश के लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। मध्य प्रदेश का बालाघाट। झारखंड का शिवभूमि जिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। मलंज खंड में तांबा खदान। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों में समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धता, मैलेबिलिटी भी पाई जाती है। बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश। ओडिशा 65% है, झारखंड 10%, गुजरात 9%, छत्तीसगढ़ 6%, महाराष्ट्र 6%, मध्य प्रदेश 3%, अन्य 1%। बॉक्साइट के खदान, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुटा जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। एक रोचक तथ्य, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अधात्विक खनिज। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में बनाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे रंग, पीले व भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा, हर्ट्ज का नियम, गुणांक, विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाली अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादन क्षेत्र में अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में आंध्र प्रदेश में 13%, मध्य प्रदेश में 13%, छत्तीसगढ़ में 11% और बाद बाकी आप देख लीजिएगा। राजस्थान में 20%।
खनन को आघात उद्योग किल्ड इंडस्ट्री बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनिज के जोखिम के खतरे। क्या आपने खनिजों द्वारा जीवन को सुविधाजनक बनाने के किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों से गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अपक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन क्षेत्र में धूल उठाने से वायु प्रदूषण। झरिया टू बी शिफ्टेड, सेफ्टी स्टैंड्स वेर नॉट इन प्लेस, over 50% of coal belt mines unsafe। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उससे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश अर्थात भूप्रॉपर्टी का 1% है। जिस खनिज संसाधनों के निर्माण व सांधन में लाखों वर्ष लग गए, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने से उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधन को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयास करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं को प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग भविष्य हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों के वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत दोनों जल विद्युत ताप सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयला का निर्माण पादप पदार्थों, लाखों वनों तथा संपीड़न में हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों की पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी व उच्च मात्रा में निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक कोयला खदान का आंतरिक दृश्य। परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
कोयला क्षेत्र, कोयला खाने देख लेते हैं पहले कहाँ कहाँ है। ट्रायंगल से दर्शाया गया कोयला खानों को। सिगरेनी, तलचर, कोरबा, सिंगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सब कोयला खान में। जजी, नजीरा, मेकुम, ये सभी कोयला खाने हैं। नवेली और तेल क्षेत्र देख लेते हैं, तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ है। मुंबई हाई, बसिन, हजीरा, अलंकेश्वर, वडोदरा, कलोन, झाबुआ, विजयपुर, अंता, सोनीपत, साहिबाबाद, बबराला, दिल्ली, गुरुग्राम, आंवला, शाहपुर, औरैया, जगदीशपुर। शिवसागर, मोरेन, डिगबोई, नहरकटिया, ये सब तेल क्षेत्र हो गया। जगदीशपुर। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, ये सब गैस है। चलिए आगे चल। गेल द्वारा एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत बिछाई गई क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अनवर निकोलस दूसरों भारत। कोयला खदान का बाह्य दृश्य। लिग्नाइट के प्रमुख भंडारण तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे में प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाले कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 20 लाख वर्ष कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, ये प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। टर्शियरी का कोयला। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप गृह उद्योग कोयला क्षेत्र अथवा इसके निकट के स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीन और संदेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधक शालाएं संश्लेषित वस्तु, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति में भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, जिससे तेल प्रभावित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित है। अलंकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। जब कच्चे लोहे को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से किया जाता है।
रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण (सीओडी) नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन (सीएनजी) और घरों में खाना पकाने वाले पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। ऊर्जा संयंत्र: आणविक तथा तापीय ऊर्जा। आणविक: कल्पक्कम, कैगा, तारापुर, काकरापाड़ा, रावतभाटा, नरोरा। तापीय ऊर्जा संयंत्र: नवेली, तूतीकोरिन, विजयवाड़ा, कोट्टागुंडम, रामागुंडम, पर्ली, उरण, ट्राम्बे, नासिक, उकई, अहमदाबाद, वानकबाड़ी, साबरमती, गांधीनगर, परीक्षा, पनकी, हरदुआजंग, फरीदाबाद, दिल्ली, सिंगरौली, रिहंद, अमरकंटक, कोरबा, कोरगी, कोरडी, सतपुरा, चंद्रपुर, तलचर, चंद्रपुरा, बरौनी, दुर्गापुर, संथालडीह, कोलकाता, बंगईगांव, नामरूप। ऊर्जा संयंत्र: गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजारी विजयनगर जगदीशपुर एचवीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसर से जोड़ा है। इस गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजारों के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैसीय बुनियादी के ढांचे को विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक है, 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्य सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने का संभावना है। विद्युत: आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार के उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल के हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजना जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करता है। अपने राज्य में ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए, उससे प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन: ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल,
जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने की से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा की कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति करेगा। सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। यही पवन चक्की नागरकोइल। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस संयंत्र। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार के पानी के भीतर भरा जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं हैं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे जिनकी विद्युत उत्पादकता में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित तथा दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है।
ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग में विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान भारत विश्व में अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरण के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है।